हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीव्यू ऑफिशियल सेंटर में। आज हम देखेंगे मेजर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये पक्का आएगा ही आएगा। हो सके तो 15 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। इसमें प्रस्तावना अलग करके आएगा और भारतीय संविधान को अलग करके, या 15 नंबर में पूरा आ सकता है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे हम प्रस्तावना। प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे करके। ठीक है, हम एक एक करके ना सारे मुख्य बिंदुओं को पहले देखेंगे। कौन सा बिंदु, अगर आप ना बाई चांस अगर आप भूल जाते हो कि क्या लिखना है कैसे लिखना है, तो अगर आपको बिंदु याद रहेगा ना तो आप बिंदु को याद करके आप खुद से ही उसमें कुछ ना कुछ 4-5 लाइन लिख सकते हो। इसलिए सबसे पहले हम बिंदु को देखेंगे। सबसे पहले आता है प्रस्तावना के प्रमुख बिंदु। प्रस्तावना क्या होता है दोस्तों? आप देखेंगे कि आता है, हम जब एनसीईआरटी बुक पढ़ते थे तो हमारे स्कूलों में भी करवाया जाता था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाएंगे। ऐसा एक होता था लाइन, जिसको हम लोग स्कूल में हमेशा उसका प्रार्थना होता था, वगैरह वगैरह होता था। तो उसी को प्रेम्बल्स बोलते हैं। प्रेम्बल एक पेज का है, पूरा सब एनसीईआरटी का सारा बुक में रहता है। तो वही उसी में कुछ ना महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि बिंदु नहीं बोल सकते, शब्द है। जैसे हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य, गणराज्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार। जो स्वतंत्रता है इसमें 3 भागों में, ये तीनों भागों में। फिर समानता, फिर है बंधुत्ता है, फिर प्रस्तावना का संवैधानिक महत्व। तो एक एक करके ना हम देखेंगे सारे पॉइंटों को। प्रस्तावना के इतने सारे अगर बिंदु, आप 11 बिंदु में से सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वर्ड अगर याद कर लेते हो और इसके बारे में आप अच्छे से कॉपी में एक्सप्लेन कर देते हो, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। उसके बाद हम पॉइंट 2 को देखते हैं, यानी कि बी को, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। जो भारत का संविधान है उसका क्या क्या मतलब विशेषता है, उसको देखेंगे। जैसे कि इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आप अब देख सकते हैं, लिखित एवं विस्तृत संविधान। हम लोग का जो संविधान है वो बहुत बड़ा और बहुत मतलब सबसे बड़ा पेज और सबसे ज़्यादा लिखित हम लोग का है। सबसे बड़ा संविधान भी भारत का है। संविधानिक की सर्वोच्चता, फिर संघात्मक व्यवस्था के साथ एकमत झुकाव, संसदीय शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक गणराज्य। एक एक करके हम सारे पॉइंटों को एक्सप्लेन करेंगे और देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा हो सकता है। प्रस्तावना का विस्तृत वर्णन। हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? जनसत्ता का सिद्धांत। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से ही होता है। यह भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आधार को स्पष्ट करता है। इसका अर्थ है कि संविधान की अंतिम सत्ता को स्रोता भारत का जनता है। मतलब जो भारत का जनता ही संविधान का अंतिम सत्ता है। भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए भारतीय संविधान में लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिखाई देता है। यहाँ बताया गया कि जो भारत सरकार है वो जनता द्वारा ही चुनी जाती है और सरकार जो है जनता के उत्तरदायी होता है, यानी कि उसका उत्तर जनता को किसी प्रकार का समस्या हो रहा है तो सरकार उसका जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना। प्रस्तावना भारत का संपूर्ण प्रभुत्व राज्य घोषित करती है। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है और वह अपनी विदेशी नीति, कानून तथा राष्ट्र नीति स्वयं निर्धारित करता है। संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। यहाँ पे बताया गया कि हम अपने निर्णय को खुद ले सकते हैं और हम दूसरे देशों के संबंध स्थापित कर सकते हैं। समाजवादी, अगला पॉइंट को देखते हैं। समाजवादी शब्द संविधान का प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। ये जो समाजवादी शब्द को ना 42वां 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य समाज में मौजूद आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना तथा सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। भारतीय समाज भारतीय समाजवाद पूर्ण रूप से राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का स्थापना नहीं करता, बल्कि लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास पर बल देता है। समाजवादी में ना कि सभी पर ध्यान देता है और इसमें असमानता, यानी कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को एक समान देखा जाता है। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारत में किसी एक धर्म राज्य आधिकारिक धर्म नहीं बनाया गया। सभी नागरिकों को अपना इच्छा अनुसार धर्म को मानने, उसका पालन करने और धार्मिक आस्था रखने की स्वतंत्र प्राप्त है।
भारतीय पंथ निरपेक्ष का आधार सभी धर्मों के प्रति सम्मान और कानून के समझ से मानता है। यहाँ पंथ निरपेक्ष क्या है कि आपको स्वतंत्र है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं और किसी धर्म का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको इससे कानून आपको बाध्य नहीं करती, आप अपने मन से कोई भी धर्म को मान सकते हैं। लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। मतलब यहाँ पे लोग जनता का शासन होता है, वहीं से को लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक का मूल अर्थ है कि किसी शासन शक्ति जनता के निहित होता है। वही बोले ना कि यहाँ पे जनता का शासन होता है। भारत में नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। यहाँ पे वोट की वजह से अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हम चुनेंगे वह तो संसद में जाएंगे या फिर विधानसभा जो राज्यों का होता है वहाँ तक जाएंगे। इस प्रकार भारतीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इसी कारण हमें लोकतंत्र देश बोला जाता है। अगला पॉइंट गणराज्य को देखते हैं। भारत को गणराज्य कहा गया है। गणराज्य का अर्थ है कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद वशांतु नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होता है। इसलिए भारत में राज्य का प्रमुख किसी राजवंश के आधार पर पद प्राप्त नहीं करता। गणराज्य का मतलब है ना कि यहाँ पे एक सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है ना सो मतलब राष्ट्रपति का तो होता है, लेकिन उसका जो चुनाव प्रक्रिया वो संवैधानिक रूप से होता है। इसी कारण उसे गणराज्य मतलब राजवंश के आधार पर, यहाँ राजा के वंश के आधार से नहीं किया जाता। यहाँ पे लोकतांत्रिक यानी संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। न्याय, प्रस्तावना नागरिक को 3 प्रकार का न्याय देता है। जो न्याय है ना, एक आदमी को कितने प्रकार का न्याय मिल सकता है, तो उसमें 3 प्रकार है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हम तीनों न्याय को एक एक करके देखते हैं। सामाजिक न्याय का उद्देश्य जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर होने वाला भेदभाव का समाप्त करता है। सामाजिक न्याय में क्या है, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह से अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकता है, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आर्थिक न्याय का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराना है। आर्थिक न्याय क्या है, अगर आपको जैसे कि होता है ना कि कोई पीछे छूट गया तो उसमें आर्थिक यानी कि उसको रिजर्वेशन देना, तब उसको अवसर मिलता है, तब उसको जाके कुछ जॉब हो जाता है, वैसे ही है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने में समान अवसर है। राजनीतिक में क्या है, आप सभी लोग प्रक्रिया में समान है, आप भी अधिकारों के लिए प्रयोग में समान अवसर प्राप्त है। आप सब खुद राजनीति में प्रक्रिया में आ सकते हैं और जा सकते हैं। स्वतंत्रता, प्रस्तावना नागरिक को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने का संकल्प व्यक्त कराती है। जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता का भी विचार किया गया है। उसमें किस किस प्रकार का स्वतंत्रता हम देखते हैं। विचार का स्वतंत्रता, हम किसी भी अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। हालांकि ये स्वतंत्रता पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं है। संवैधानिक सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, नैतिकता आदि के हित में उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है। अब समानता को देखते हैं। प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। जो हम लोग का प्रस्तावना है वो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य ऐसा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जिससे नागरिक के साथ कानून के सामने समान व्यवहार हो। इसमें समानता किस प्रकार, कानून के सभी नागरिक कानून के सामने समान हो, या फिर कितना से बड़ा कोई ना आदमी हो, अधिकारी हो, पीएम सीएम कोई भी हो, लेकिन उसमें कानून के समझ उसको समान संरक्षण मिलता है। समानता का अर्थ हर व्यक्ति के साथ परिस्थिति में बिल्कुल समान व्यवहार करना नहीं, बल्कि अनुचित भेदभाव का समाप्त करना है। यहाँ पे किसी के साथ अनुचित ना भेदभाव ना हो सके, किसी का गलत ना हो, उसको समाप्त करना है। अगला पॉइंट है बंधुत्वता। इसका मतलब होता है ना कि भाईचारा बढ़ाना है। प्रस्तावना बंधुत्वता को कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार से नहीं मानता। बंधुत्वता का अर्थ नागरिक के भाईचारा और एकता का भावना विकसित करना है। बस इसमें यही है कि एक दूसरे से भाईचारा मिल के रहे और मतलब अपना भावना को विकसित करना है, एकता में रहना है। इसमें लड़ता झगड़ते नहीं रहना है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है। प्रस्तावना का संवैधानिक महत्व, और जो प्रस्तावना का उसमें संवैधानिक महत्व क्या बताया गया सो देखते हैं। प्रस्तावना संवैधानिक उद्देश्यों और मूल दर्शन का समझाने में सहायता करती है। यह संवैधानिक के विभिन्न प्रावधानों का व्याख्या करते हैं, समय मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में काम करती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जब ना प्रस्तावना को बोला गया था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो सकता है कि नहीं, तो ये केस हुआ था जो कि जिसमें एक बार तो हुआ था कि आप नहीं कर सकते, दूसरा बार केस में हुआ था कि आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कर सकते हो, प्रस्तावना को चेंज कर सकते हो।
अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। आपको प्रस्तावना में इतने पॉइंटों का अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। जो संविधान है हम लोग का, उसमें प्रमुख विशेषता क्या क्या है। उसमें बहुत से पॉइंट था, एक एक करके सभी पॉइंटों को हम देखते हैं, ठीक है। लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित और विस्तृत संविधान है। इसमें शासन की संस्थाओं, उनके अधिकारों, नागरिक के आधारों पर तथा केंद्रों और राज्यों के संबंध विस्तार से वर्णन किया गया। हम लोग का संविधान कैसा है, पूरा लिखित, बहुत बड़े पेजों में लिखित है, और विस्तृत, सभी मतलब जितने आर्टिकल है सबको विस्तृत रूपों से लिखा गया है। इसमें राज्य, केंद्र और संबंधों का विस्तार से वर्णन किया गया। मतलब राज्य में कैसा संबंध होगा, उसका केंद्र से कैसा संबंध होगा, सबका विस्तृत मतलब विस्तार से लिखा गया है। भारत जैसा विशाल और विविधपूर्ण देश के लिए विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक समझी गई। इतना बड़ा मतलब देश होने के कारण इसमें ध्यान में रखते हुए विस्तृत मतलब बहुत बड़ा संवैधानिक विकास मतलब बनाया गया। इसी कारण से संविधान का सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है। भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो संविधान है। संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी अपने शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। जो हमारा कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सारा शक्ति कहाँ से मिलता है, संविधान से। कोई भी अपने मन से कुछ भी काम नहीं करते। संसद, यहाँ तक कि संसद भी संविधान से ही चलता है। इसलिए सरकार द्वारा बनाया गया कानून यदि संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायपालिका उसकी संवैधानिक वैधता की जांच करती है। अगर कोई भी सरकार भी कानून बनाती है तो उसे न्यायपालिका जांच करती है कि ये सही है या नहीं है। मानव अधिकार के लिए सभी बहुत से पॉइंटों से गुजरना पड़ता है, तब जाके कानून बन पाता है। तीसरा पॉइंट को देखते हैं, संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के अनेक तत्व हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां का संवैधानिक विभाजन किया गया। यहाँ पे ना बिल्कुल बताया गया संविधान में कि किसके पास कितनी शक्तियां हैं, कौन कानून बना सकता है, राज्यों कौन सा कानून बना सकता है, केंद्र कौन सा कानून बना सकता है, यहाँ पे बताया गया है। लेकिन भारतीय संघवाद पारंपरिक संघवाद से अलग है, क्योंकि केंद्र को अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त है। हाँ ठीक है, कुछ शक्तियां जो है ना सो मतलब जो राज्य सरकार से अधिक प्राप्त केंद्र के पास होता है। आगे देखते संसदीय शासन प्रणाली। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। इस व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ क्या बताया गया है, जो हम लोग जो भारत जो संसदीय प्रणाली, मतलब यहाँ पे संसद होता है, लोकसभा, राज्यसभा, दो संसद है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है कोई कानून बनने के लिए। तो उसका जो वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वहाँ का लोग उसका उत्तरदायी होते हैं। फिर राष्ट्रपति के पास प्रमुख रूप से जब हर जगह से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है और राज्य का प्रमुख वसुंधता नहीं होता। नागरिक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुना करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र और गणराज्य दोनों भारतीय शासन व्यवस्था से महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ पे प्रतिनिधित्व को कौन चुनता है, जनता लोग चुनता है, और उसी का जो जनता जो चुनता है वही जाके संसद और विधान परिषद में जाके बैठता है, विधानसभा में। सार्वभौमिक व्यवसाय मताधिकार। भारतीय संविधान ने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया है। यहाँ पे सभी नागरिक जिसका 18+ है वो वोट दे सकता है। इसका अधिकार हमारा ना कानून हमें मिला है, संविधान ने हमें दिया है। वर्तमान में 18 वर्ष का ही बात किया गया है। आधुनिक आयु प्राप्त नागरिक चुनाव में मतदान कर सकते हैं, मतलब 18 साल से जो। इससे व्यवस्था में भारत लोकतंत्र का व्यापारिक जन भागीदार पर आधारित बनाया है। मौलिक अधिकार। हमें संविधान में कुछ अधिकार भी दिए गए हैं जिसे हम उसको मौलिक अधिकार से जानते हैं। संविधान नागरिक के लिए मौलिक अधिकार का व्यवस्था करता है। इनका उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र और गरिमा का रक्षा करना है। इनका मुख्य रूप से शामिल है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दो ठो और होगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार राज्य का शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण स्थायी करता है। जो मौलिक अधिकार है राज्यों की शक्ति पर संवैधानिक, यानी कि वहाँ पे ना राज्यों की शक्ति उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है मौलिक अधिकारों से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जिनका उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करना है तथा कल्याणकारी दिशा के शासन मार्गदर्शन देना है। सीधा बता, इसको सीधा DPSP बोलते हैं। इसमें है ना कि सरकारों को जो है, हमारे केंद्र सरकारों को कल्याणकारी योजना बनाना होता है और इसमें मार्गदर्शन करना होता है जनता का, ताकि जनता का भलाई हो सके। मौलिक कर्तव्य को देखते हैं।
मौलिक कर्तव्य को नागरिक के संवैधानिक दायित्व के रूप में देखा जाता है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, हमें फंडामेंटल राइट्स तो मिले हुए हैं, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। इनका उद्देश्य नागरिक के संविधान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सार्वजनिक संपत्ति आदि के प्रति जिम्मेदारी का भावना है। हम लोग का ड्यूटी क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है कि हम जो राष्ट्र के खिलाफ, हमको राष्ट्र में जो हमें मिला है उसका जो जैसे ऐतिहासिक ऐतिहासिक भवन है उस सब का संरक्षण करना, किसी चीज़ का, सरकारी चीज़ों का हम लोग का तोड़ फाड़ नहीं करना, वही हमारा कर्तव्य है। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, हम लोग मनुष्य ही लेंगे, हमारा देश का हम नागरिक ही लेंगे, तो वही हमारा ड्यूटी है। उसमें 11-12 ड्यूटी होता है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, अगर इतना भी लिख देते तो काफ़ी है। स्वतंत्रता एवं एकीकृत न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायपालिका देश का सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और नागरिक को अधिकार को सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में न्यायपालिका की संरचना भी एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। यहाँ बताया गया कि न्यायपालिका के बारे में, सबसे ऊपर न्यायपालिका होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे सर्वोच्च न्यायालय जैसे यहाँ हो गया, फिर उच्च न्यायालय होता है, फिर अधीनस्थ जो हम लोग सेशन कोर्ट को, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो एक ही करके मतलब ये न्यायपालिका, हम लोग कोर्ट के थ्रू मतलब न्याय चाहते हैं, ना कि डायरेक्ट। न्यायिक पुराना मतलब पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन जो कि जुस्टिकल रिव्यू है के माध्यम से न्यायपालिका यह जांच सकती है कानून और सरकारी कार्य संविधान के अनुरूप है या नहीं। जो सरकार कुछ भी कार्य करती है तो वो न्यायपालिका बिल्कुल जांच सकती है कि यह अनुरूप है या नहीं है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, वही बोला ना कि यदि कोई कानून सरकार बना देती है जो कि मौलिक अधिकार को या मौलिक किसी को भी हानि पहुंचाती है, तो उससे न्यायपालिका जो उसको बिल्कुल पास नहीं होने देगी, उसको उसको तुरंत रोक सकती है। न्यायपालिका के पास इतना पावर होता है। यह व्यवस्था संवैधानिक और नागरिक के अधिकारों का रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बोले ना कि अगर कोई सरकार है जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसका कोई हानि करता है तो वो बिल्कुल न्याय पुनरावलोकन से पास नहीं होता है, वो बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा और उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। हाँ बोला ना, जो सेंट्रल यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, वो संविधान के मतलब उसको ना दोनों को पावर दिया गया है कि कौन कितना विभाजन किया है। लेकिन संघ सूची जो यानी कि सेंटर के पास है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये क्या है, संघ सूची जो इसमें जितना कानून है ना वो केवल मतलब राज्य मतलब देश की सरकार बनाएगी। राज्य सूची में केवल राज्य की सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची जो होता है ना उसमें दोनों लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि इसमें कैसा कानून बना सकते हैं। 13वां देखते हैं एकल नागरिकता। भारत है ना, भारत एकल नागरिकता को मानता है। यहाँ पे अगर आप भारत देश का नागरिकता आपके पास है तो आप एकल नागरिकता ही ले सकते हो, आप अन्य कोई देश का नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आप कोई अन्य देश का नागरिकता लेते हैं तो आपका भारत का नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, भारत संविधान सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, मतलब कि हम कोई भी धर्म को मतलब सारे धर्म का, हम कोई भी धर्म का मतलब पक्ष नहीं रखते। हमारे देश में सारे धर्मों का पक्ष है। आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, आप कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं। भारतीय संविधान ने कई महत्वपूर्ण स्वतंत्र संस्थानों की व्यवस्था की है, जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे कि वोट जो इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, हाँ, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, ये सीएजी, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ये सब जो है कि भारत का मतलब कैसे चलाया जा सकता है, इन बड़ा बड़े संस्था मतलब इसको चलाने का काम करते हैं। आपातकालीन प्रावधान है, हमारे देश को राष्ट्रपति के थ्रू आपातकालीन व्यवस्था भी लगा सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। बाई चांस भारत में कुछ कभी विद्रोह वगैरह हो जाता है तो उसमें आपातकालीन जो कि राष्ट्रपति लगा सकते हैं प्रधानमंत्री के सुझाव से। राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य से संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति से संबंधित प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल है, जब पैसे की भी दिक्कत हो तो भी हम आपातकाल लगा सकते हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों से केंद्र की भूमिका अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इसमें राज्य का कोई भी मतलब नहीं, इसमें सिर्फ केंद्र का बात होता है। संवैधानिक संशोधन की मिश्रित प्रक्रिया। हम ना कोई भी संविधान बाई चांस कोई भी आर्टिकल बनाए तो हम उसमें बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। उसका बिल लाया जाता है, उसको दोनों संसद से पास करना होता है, तब जाके राष्ट्रपति से उसमें शासन मतलब साइन होता है और वो कानून बन जाता है। और उसमें वो जो पुराने आर्टिकल को बदल सकते हैं, बिल्कुल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। भारतीय संविधान में पंचायती राज और नगर पालिका की संवैधानिक आधार दिया गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के बाद स्थानीय स्वशासन का अधिक मजबूत संवैधानिक आधार मिला। इसका उद्देश्य लोकतंत्र का केवल केंद्र और राज्य तक सीमित न रहकर, यहाँ क्या बताया गया इसमें है ना कि जो
कानून बनता है उसमें ना सिर्फ लोकतंत्र में से राज्य और केंद्र तक ना रहे, इसमें स्थानीय तक पहुँचे, मतलब स्थानीय तक भी उसका ज्ञान हो, ना कि उसको कोई भी बुर्बक बना सके और कुछ भी उसमें मतलब आप किसी को बहला फुसला ना सके। इसलिए यहाँ पे स्थानीय स्तर तक पहुँचाना ही इसका मतलब लक्ष्य होता है। हम निष्कर्ष को देखते हैं। भारतीय संविधान केवल शासन चलाने की कानून दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकता का आधार है। हम अगर कोई कहता है कि भारतीय संविधान केवल शासन करने का दस्तावेज है, तो बिल्कुल नहीं है। इसमें कितने बातों का ध्यान दिया गया। भारतीय लोकतंत्र है, सामाजिक यहाँ पे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय एकता का आधार है। इसका प्रस्तावना संबंधित के मूल उद्देश्यों और दर्शन को सामने रखती है। यहाँ पे प्रस्तावना जो संविधान के मूल उद्देश्यों को ना वो सामने रखती है, जबकि संविधान विभिन्न विशेषताओं के उद्देश्यों को संस्थागत रूप से प्रदान करती है, और जो संविधान है वो उनको मतलब विस्तृत रूप से संस्थागत प्रदान करती है, मतलब सामने लाती है। इस प्रकार प्रस्तावना जो है, इस प्रकार संविधान का आत्मा और संविधान संस्थागत व्यवस्था के उसके आदर्शों का व्यवहार में लागू करने का माध्यम मानी जाती है। प्रस्तावना को जो है ना संविधान का आत्मा कहा जाता है, और संस्थाएं व्यवस्था आदर्शों में लागू करने का माध्यम मानी जाती है। और जो संविधान है वो संस्थागत मतलब हर जगह मतलब हर स्कूलों कॉलेज देश में लागू करने का माध्यम माना जाता है जो संविधान है। भारतीय संविधान ने लोकतंत्र और व्यक्तिगत, जो भारतीय संविधान है वो लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को भी महत्व देता है। यहाँ जो जो हमारा जो संविधान है, यहाँ लोकतंत्र का भी है, व्यक्तिगत अकेले स्वतंत्र के साथ साथ सामाजिक यानी पूरा समाज, और आर्थिक अगर आप कुछ रूप से पीछे चल जा रहे हैं तो उससे आपको जो संविधान है कि उसमें आपको आरक्षण दिया जाता है। यही इसका महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। और हम इतने सारे पॉइंटों को देखें, अब अगर कुछ पॉइंटों का आप याद रख लेते हो तो आप आराम से उसमें आधा पेज लिख सकते हो, और जो कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।